नमस्कार साथियों, हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आज जो आंतरिक अपवाह तंत्र है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पिछले अध्यायों में अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अध्ययन कर चुके हैं। तो अब अंतिम जो अपवाह तंत्र है राजस्थान का वो है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 60.2% है। 60.2% है। कहीं पीछे अध्याय में हो सकता है मिश्र रूप से 62.2 लिखा गया और बोला गया भी हो, लेकिन स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा आंतरिक जो अपवाह तंत्र है वो 60.2% है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र 22.4% है और अरब सागरीय अपवाह तंत्र 17.4% है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र उसे कहा जाता है जो नदियां अपना जल किसी सागर या खाड़ी में नहीं उड़ेलती है, वो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो हम आंतरिक अपवाह तंत्र के जो पहली प्रमुख नदी है वो हम लेते हैं घग्गर। घग्गर नदी, इसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहते थे। यह नदी आज उसी जगह पर प्रवाहित हो रही है जहां प्राचीन काल में सरस्वती नदी हुआ करती थी। इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं। इस नदी के उपनाम खूब है। इसे वैदिक नदी, दृष्टवती नदी, मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, हकड़ा या आकड़ा नदी और राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक ही कहते हैं। कोसी बिहार का शोक, इसे राजस्थान का शोक। तो इस तरह से घग्गर नदी के ये उपनाम है: वैदिक नदी, दृष्टवती नदी, मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, हकरा या हाकड़ा नदी। ये अरबी शब्द है, पाकिस्तान में उसको इस नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का शोक, इन उपनामों से घग्गर नदी को जाना जाता है। घग्गर नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में हिमालय की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं उनसे, हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास कालका, ये इस नदी का उद्गम है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास कालका से यह नदी निकलती है। हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी, हिमालय है जो ऊंचाई के आधार पर, जैसे हिमालय के जो ऊंची चोटियां हैं उसे महान हिमालय कहते हैं। उससे नीचे वाले का जो क्षेत्र है, जो उनसे नीची चोटियों वाला थोड़ा नीचे आते हैं, वो लघु हिमालय कहलाता है। और उससे नीचे जो पहाड़ियां हैं वो शिवालिक की पहाड़ियां कहलाती है। तो ये उन शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास कालका से निकलती है। फिर ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी के पास तलवाड़ा झील, कौन सी? हनुमानगढ़ में टिब्बी के पास तलवाड़ा झील के समीप, तलवाड़ा झील से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये नदी 3 अवस्थाओं में बहती है। 3 अवस्थाएं।
ठीक वैसे ही जैसे काकनी या काकेनी नदी जिसका हम अध्ययन करेंगे अभी जैसलमेर वाली का, ये 3 अवस्था में बहती है। कई बार क्या होता है, अपन है सैद्धांतिक रूप से इसका पूरा अध्ययन नहीं करते हैं। भाई ज्यादातर क्वेश्चनों वाले में विश्वास करते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं तो कई बार तो घाघर नदी का दिखा देते हैं कि भाई वो हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है, कई बार सूरतगढ़ गंगानगर में दिखाते हैं। तो फिर ये सोचते हैं कि यार क्या राइटर है, कैसे लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। वो गलत नहीं लिख रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। लेकिन ये भ्रांतियां कब होती है, क्योंकि हर राइटर जो है वो विस्तृत जो सामग्री है उसको सारगर्भित रूप से, मतलब उसका पूरा सार भी आ जाए, कुछ चीज छूटे भी नहीं, इस रूप में पेश करना चाहता है। लेकिन हम केवल क्वेश्चनों पर ही निर्भर रह जाते हैं, क्वेश्चन ही पढ़ते, सैद्धांतिक बहुत कम पढ़ते हैं, तब ये भ्रांति पैदा होती है। और क्वेश्चनों में भी यदि कोई क्वेश्चन बनाने वाला ढंग का राइटर है तो वो स्पष्ट क्वेश्चन पूछेगा, या जवाब देने में उसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे वो लिखेगा सामान्य वर्षा में कहाँ विलीन हो जाती है, अच्छी वर्षा में कहाँ होती है, और भारी बाढ़। तो ये नदी 3 अवस्थाओं में बहती है। 3 अवस्था कौन सी है? पहली तो है सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा, सामान्य वर्षा जब ये होती है तो ये नदी हनुमानगढ़ में आके विलीन हो जाती है। हनुमानगढ़ के समीप ये नदी विलीन हो जाती है, यहीं तक बहती है। जब अच्छी वर्षा होती है, दूसरी अवस्था कौन सी है? अच्छी वर्षा। अच्छी वर्षा होती है तो ये नदी जो है वो सूरतगढ़ गंगानगर में, श्री गंगानगर, ये सूरतगढ़ तक पहुंच जाती है। जब अच्छी वर्षा होती है तो ये नदी सूरतगढ़ तक पहुंचती है, सूरतगढ़ में जाके ये विलीन होती है। ये इसकी दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था जो है वो है बाढ़ वाली अवस्था। बाढ़, जब इस नदी में बाढ़ आती है, क्योंकि आपको ज्ञात ही है कि जो घग्गर नदी का जो मैदान है, जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है, इस मैदान का जो निर्माण है वो घग्गर नदी में आई हुई बाढ़ की वजह से ही हुआ है। घग्गर नदी में बाढ़ आने से जो हिमालय पदस्थली, जो शिवालिक पहाड़ियां, वहां से जो जलोढ़ मिट्टी इस नदी में बहकर आती है, उसके जमाव से घग्गर का जो मैदान है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, उसका निर्माण हुआ है। तो जब इस नदी में बाढ़ आती है तो ये नदी है वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये बिंजोर या बिंदौर या बिंदौर नामक स्थान से ये पाक में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और ये नदी बाढ़ आती है तब अपना जल है वो फोर्ट अब्बास, ये पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में, बहावलपुर जिले में फोर्ट अब्बास, वहां तक अपना जल ले जाती है, फोर्ट अब्बास तक ये पहुंच जाती है। तो इस तरह से इस नदी की 3 अवस्थाएं हैं। सामान्य वर्षा होती है तब यह हनुमानगढ़ के समीप विलीन हो जाती है। अच्छी वर्षा होती है, सामान्य से कुछ ज्यादा, बाढ़ से कुछ कम, तब ये नदी अपना जल सूरतगढ़ श्री गंगानगर तक ले जाती है और वहां विलीन हो जाती है। और जब इस नदी में बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा बरसात होती है, तब ये नदी फोर्ट अब्बास, बहावलपुर जिला पाकिस्तान में है, वहां तक अपना जल है वो ले जाती है। और पाकिस्तान में ये नदी बिंजोर या बिंदौर नामक स्थान से पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। तो अब आपके क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये नदी 3 अवस्थाओं में बहती है। ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान में हिमालय का जल लाती है। हिमालय का जल लाने वाली राजस्थान की ये एकमात्र नदी है जो राजस्थान में हिमालय का जल लाती है। दूसरा, ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है ये।
घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी जाती है। जब इसमें बाढ़ आ जाती है तो इसका जल फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है, और वहां पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं? हकरा या आकड़ा, आकड़ा नदी कहते हैं पाकिस्तान में इसे। ये अरबी शब्द है, अकड़ा या आकड़ा। तो इस तरह से ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, मतलब जो दूसरे राष्ट्र में भी जाती है, राजस्थान की ये नदी है। घग्गर जो नदी है उसका जो तट है उसे क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। घग्गर नदी के तट को क्या कहते हैं? पाट। और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, नाली। घग्गर नदी पर जो प्रमुख शहर या कस्बे बसे हुए हैं उसमें दो तो सभ्यता हैं, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं इसी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। इसके अलावा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का जो दुर्ग है भटनेर, पहले भटनेर ही कहा जाता था हनुमानगढ़ को। जब मंगलवार के दिन बीकानेर महाराजा ने इसको जीता तब उनके नाम पर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। तो हनुमानगढ़ इस पे बसा हुआ है, अनूपगढ़ इस पे बसा हुआ है, अनूपगढ़, सूरतगढ़, ये दोनों श्री गंगानगर के इस पे बसे हुए हैं। और फोर्ट अब्बास ये बहावलपुर जिला पाकिस्तान में है, वो इस नदी के तट पर बसे हुए हैं। इस तरह से कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और फोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान, ये कस्बे घग्गर नदी के तट पर बसे हुए हैं। आप नक्शे में देखिए, ये पंजाब और हरियाणा से ऐसे बहती हुई आते हुए यहां टिब्बी के पास तलवाड़ा झील है, यहां बॉर्डर पर तलवाड़ा झील, उससे राजस्थान में प्रवेश करती है ये। फिर हनुमानगढ़ इस पर बसा हुआ है और गंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ इस पे बसे हुए हैं। जब सामान्य बरसात होती है तो ये नदी यहाँ हनुमानगढ़ तक यहीं विलीन हो जाती है। भटनेर का जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो इस नदी के किनारे बना हुआ है। हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है वो घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बारे में एक विशेष बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जो आपको ध्यान होगी कि हनुमानगढ़ और बालोतरा ये दो ऐसे कस्बे हैं राजस्थान के जो अपने समीप बहने वाली नदी के पाट के नीचे बसे हुए हैं। इसलिए जब भी बाढ़ आती घग्गर नदी में तो हनुमानगढ़ में बरसात होने से यहाँ बाढ़ आती पहले। और विशेष तौर से जो घग्गर का मैदान है ये, जिसमें हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों जिले, इसका निर्माण ही घग्गर नदी से आई हुई बाढ़ की जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, इसलिए ये उपजाऊ है, या तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी है। तो बात कर रहे थे सामान्य वर्षा में ये हनुमानगढ़ तक यहाँ विलीन हो जाती है। जब अच्छी बरसात होती है तो ये नदी यहाँ सूरतगढ़ यहाँ तक अपना जल ले जाती है। और जब भारी बरसात होती है तो ये नदी यहाँ, ये बॉर्डर है, यहाँ बिंजोर या बिंदौर गांव है, बिंजोर या बिंदौर गांव है, वहां से ये आगे ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और ये यहां जाके फोर्ट अब्बास है, फोर्ट अब्बास यहां अपना जल उड़ेलती है जब इसमें बाढ़ आती है। तो इस तरह ये तीन अवस्था क्लियर हो गई। तब आप कोई भी प्रश्न पुटअप होता है तो उसमें देखिए सामान्य काल में ये नदी कहाँ विलीन हो जाती है, अच्छी वर्षा होती है तो ये नदी कहाँ हो जाती है, और जब घग्गर में बाढ़ आ जाती है तो ये नदी अपना जल कहाँ ले जाती है, ये फोर्ट अब्बास यहाँ ले जाती है अपना। तो ये थी घग्गर जो
महत्वपूर्ण नदी थी आंतरिक अफवाह की। अब हम अगली जो नदी है उसमें लेते हैं कांतली नदी। कौन सी नदी? दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है कांतली, या कांटली भी बोलते हैं इसे, कांटली नदी। ये जो नदी है इसका उद्गम सीकर जिले में रेवासा गांव के पास खंडेला की पहाड़ियां हैं। खंडेला की पहाड़ियां, यहां से ये नदी निकलती है। क्लियर? खंडेला की पहाड़ियों से ये नदी सीकर जिले में रेवासा गांव है उसके समीप खंडेला की पहाड़ियां हैं, वहां से ये नदी निकलती है। और ये नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, सीकर व झुंझुनू। इन 2 जिलों में ये नदी बहती है, करीब 100 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 100 किलोमीटर। तो महत्वपूर्ण नदियों की हम आराम से लंबाई है वो जान सकते हैं। अब 300 मैं बता चुका हूं, बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लूणी की 350 है कुल लंबाई, 330 राजस्थान में है, 330 में 50 जोड़िए 380। ये बाणगंगा की लंबाई हो गई, बाणगंगा में ये 100 किलोमीटर, कांतली वाले जोड़िए 480, वो बनास की लंबाई हो गई। तो जस्ट ये आपकी ठीक से आराम से याद हो सकती है। तो 100 किलोमीटर ये नदी लंबी है करीब, और ये नदी 100 किलोमीटर बहने के बाद में झुंझुनू के मंडरेला में, चूरू बॉर्डर से पहले मंडरेला में, कहा? मंडरेला, झुंझुनू, मंडरेला झुंझुनू में ये नदी विलीन हो जाती है। मंडरेला में, चूरू बॉर्डर से पहले ही झुंझुनू में हो जाती है। तो इस तरह से ये 2 जिलों में बहती है। ये शेखावाटी की महत्वपूर्ण नदी है, शेखावाटी की महत्वपूर्ण नदी है ये। क्लियर? कांटली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो सीकर में तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी बेसिन। सीकर में जो कांटली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। हम पढ़ चुके हैं पहले, नीमका थाना और कोटपुतली वाले जो क्षेत्र है, इस पर तंवर वंशीय राजपूतों ने शासन किया था, इसलिए जो ये क्षेत्र है ये तंवरवाटी या तोरावाटी कहलाता है। और कांतली नदी नीमका थाना और उसके पास से ही बहती है, तो वो तोरावाटी बेसिन ही है इसका अपवाह तंत्र। तो कांतली नदी का जो अपवाह तंत्र जो सीकर में है, प्रवाह जो क्षेत्र, वो तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस नदी पर गणेश्वर की व सुनारी की प्रसिद्ध सभ्यताएं भी इसी नदी पर विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, नीमका थाना सीकर, ये इस नदी के किनारे विकसित हुई, जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसका सभ्यता वाले जो अध्याय जब हम अध्ययन करेंगे इतिहास का शुरू, तब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो गणेश्वर सभ्यता इस नदी के तट पर बसी, जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी। और दूसरी जो सुनारी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता, ये झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले में सुनारी, ये लो युगीन सभ्यता है। कौन सी है? लो युगीन। ये सभ्यता वाले अध्ययन में हम विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे। तो ये सुनारी सभ्यता, ये भी इस कांटली नदी के तट पर ही विकसित हुई, पनपी। तो ये क्वेश्चन है, पूछे जाने हैं योग्य हैं, इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अब नक्शे में देखिए, हम नक्शे में इसको देखते हैं। नक्शा जब आई गया क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो ये सीकर जिला देखो, अर्ध चंद्राकार आकृति है, या कटोरे की सी आकृति है। तो ये नदी सीकर में यहां से रेवासा गांव में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, और ये इधर नीमका थाना के पास वाला यहां से बहती हुई ये झुंझुनू में जाके, और यहां मंडरेला है, झुंझुनू के यहाँ मंडरेला है।
मंडरेला के टिब्बों में ये विलीन हो जाती है। इस तरह से ये सीकर और झुंझुनू इन 2 जिलों में बहती है। ये जो क्षेत्र नीम का थाना वाला है ये तोरावाटी या तंवरवाटी कहलाता है। तंवर में से राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण तो इस क्षेत्र में ये बहती है। तो सीकर में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। और फिर ये झुंझुनू के पूर्व से होती हुई बगड़ के समीप से गुजरती है, इसलिए झुंझुनू जिलों को भी 2 भाग में डिवाइड कर देती है ना, इधर और इधर। ये झुंझुनू को 2 भाग में विभाजित कर देती है। इस नदी पर यहाँ नीमका थाने के पास में गणेश्वर सभ्यता है और झुंझुनू में सोनारी सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई। अब हम अगली जो नदी है वो लेते हैं, वो नदी है साबी। तीसरी प्रमुख नदी है साबी। साबी नदी, साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियां हैं। सेवर की पहाड़ियां जयपुर में है। सेवर की पहाड़ियां इस नदी का उद्गम स्थल है जो जयपुर में है। यहाँ ये जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान के ये 2 जिलों में बहती है। ये देखिए यहाँ जयपुर है, नक्शे में देखिए जयपुर में यहाँ सेवर की पहाड़ियों से निकलती हुई बानासुर, अलवर में बहरोड, किशनगढ़, तिजारा होती हुई ये हरियाणा जिले में चली जाती है, सॉरी हरियाणा राज्य में। और हरियाणा में जाके ये गुड़गांव जो हरियाणा का जिला है उसके पटौदी गांव, कौन सा गांव? पटौदी गांव, गुड़गांव हरियाणा HR, पटौदी गांव में ये नदी विलीन हो जाती है। तो इस तरह से देखिए इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक अलवर में ही है। ये अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है ये। अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। क्लियर? और राजस्थान की एक बड़ी नदी मानी है जिसका उद्गम राजस्थान में है और ये हरियाणा में जाके विलीन हो जाती है। ये नदी अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। वर्षा काल में काफी विनाश करती रही है ये। तो वर्षा काल में ये नदी वर्षा काल में विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध रही है। विनाश लीला के लिए। तो ये थी साबी नदी। अब हम अगली जो नदी है उसमें देखते हैं मेढा नदी। मेढा, मेढा नदी, इसे मेथा नदी भी बोलते हैं। इसका उपनाम क्या है? मेथा नदी। मेथा नदी भी इसे कहते हैं। इस नदी का जो उद्गम है वो मनोहर थाना जयपुर है। मनोहर थाना जयपुर। ये नदी मनोहर थाना जयपुर से निकलती है और जयपुर व नागौर, जयपुर व नागौर ये 2 जिलों में बहती है। जयपुर और नागौर इन 2 जिलों में बहने के बाद ये सांबर झील में गिर जाती है। सांबर झील में गिर जाती है ये नदी। ये देखिए नक्शे में, ये नदी यहाँ जयपुर में मनोहर थाना जयपुर से निकलती है। फिर ये नदी यहाँ नागौर में यहाँ से बहती हुई और यहाँ आके सांबर झील में गिर जाती है। तो इस तरह से ये जयपुर से मनोहर थाना से निकल के जयपुर, फिर नागौर, नागौर से यहाँ वापस आते हुए यहाँ सांबर झील में गिर जाती है। ये 2 जिलों में बहती है। नागौर जिले में जो लूणवा, नागौर जिले में लूणवा जो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है, लूणवा तीर्थ है ना, लूणवा तीर्थ है, ये प्रमुख जैन तीर्थ है। ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। लूणवा, लूणवा जो है वो मेंथा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब अगली जो नदी हम आंतरिक अफवाह में लेते हैं वो है रूपनगढ़। रूपनगढ़, रूपनगढ़ जो नदी है वो किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ में ये सलेमाबाद है। कहां से? सलेमाबाद।
सलेमाबाद किशनगढ़ से ये निकलती है नदी, सलेमाबाद से, और किशनगढ़ अजमेर में और जयपुर 2 जिलों में बहती है ये। यहाँ किशनगढ़ अजमेर में सलेमाबाद से निकलती है, नक्शे में देखिए, और यहाँ से बहती हुई यहाँ सांबर झील में जाकर गिर जाते हैं। इसका मतलब ये अजमेर और जयपुर 2 जिलों में बहती है, 2 जिलों में बहती है। और सलेमाबाद किशनगढ़ से ये नदी निकलती है। निम्बारक ये जो सलेमाबाद है, निम्बारक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, ये इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। जहां सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, निम्बारक संप्रदाय पीठ है सलेमाबाद में, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है। और सलेमाबाद जो है इस रूपनगढ़ नदी के तट पर बसा हुआ है। खारी इस रूपनगढ़ नदी की प्रमुख सहायक नदी है। खारी जो अभी सांबर झील में गिर जाती है, ये इस रूपनगढ़ नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब अगली जो आंतरिक अपवाह तंत्र की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है काकनी। काकनी नदी, काकनी, इसे काकने भी बोलते हैं, काकने नदी। इस नदी का उद्गम है वो जैसलमेर में, जैसलमेर से 27 किलोमीटर दूर कोटड़ी गांव है, कोटड़ी गांव जैसलमेर में। क्लियर? जैसलमेर से 27 किलोमीटर दूर कोटड़ी गांव है, वहां से यह नदी निकलती है। अब इस नदी के बारे में वो भ्रांतियां जब हम पूरा विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाते तब होती है। अब इस नदी की भी घग्गर नदी की तरह 3 अवस्थाएं हैं, सामान्य वर्षा, अच्छी वर्षा और बहुत भारी वर्षा, अति वर्षा। तो ये देख लेते हैं, तब आप सबकी भ्रांति दूर हो जाएगी। नहीं कोई कहता है साहब कई बार तो है ये बुझ झील का निर्माण करती है, ये बताते हैं। कई बार कहता है मीठा खाड़ी में, कई बार कहता है वहीं दोनों में विलीन हो जाती है। तो ये राइटर है वो सही नहीं लिख रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। राइटर भ्रमित नहीं करता कभी, उनका बेस्ट प्रयास ये रहता है कि सारगर्भित सामग्री जितनी संक्षिप्त हो वो दें, मतलब सामग्री भी नहीं छूटे और पाठकों पर ज्यादा विस्तृत सामग्री का भार भी नहीं पड़े, इस तरह से वो देते हैं। लेकिन हम सैद्धांतिक की अपेक्षा वही क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्वेश्चनों में तो वो अवस्था का न तो क्वेश्चन बनाने वाला ध्यान रखता है और फिर भ्रांतियां पैदा हो जाती है। तो अब इसकी 3 अवस्थाएं हैं। सामान्य अवस्था में ये कोटड़ी गांव से निकलकर थोड़ी दूर बहने के बाद विलीन हो जाती है, पहली अवस्था सामान्य अवस्था। सामान्य वर्षा में, सामान्य वर्षा में ये कोटड़ी गांव से निकल के कुछ दूर बहने के बाद में विलीन हो जाती है, विलीन। क्लियर? दूसरी जो अवस्था है इसकी, दूसरी अच्छी वर्षा। अच्छी वर्षा जब होती है तब ये नदी कोटड़ी गांव, निकलने का तो वही है कोटड़ी गांव, यहां से निकलकर ये कुछ दूर बहती हुई बुझ झील का निर्माण करती है। बुझ झील, बुझ झील का ये निर्माण करती है, निर्माण करती है। क्लियर? जब अच्छी बरसात हो जाए तब ये कोटड़ी गांव से निकलकर थोड़ी दूर में विलीन नहीं होती, बल्कि थोड़ी अच्छी बरसात होगी तो जल का प्रवाह इसमें ज्यादा होगा, तो ये कुछ दूर बहने के बाद में बुझ झील का निर्माण करती है। और तब इस नदी को मसूरदी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मसूरदी नदी। इस दूसरी अवस्था में इसको मसूरदी नदी कहा जाता है। मान्य है नहीं, कहते हैं मसूरदी मसूरदी, अरे मसूरदी इसको दूसरी अवस्था जब ये बुझ की झील का निर्माण करती है, उस समय स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई इसकी दूसरी अवस्था, अच्छी और वर्षा वाली, जिसमें ये बुझ झील का निर्माण करती है। और तीसरी अति वर्षा, बहुत ज्यादा बरसात हो जाए। तीसरी अवस्था कौन सी है इस नदी की? अति वर्षा, बाढ़ की सी स्थिति। तब ये नदी मीठा खाड़ी में गिरती है। मीठा खाड़ी, मीठा खाड़ी
में यह अपना जल उड़ेलती है। इस प्रकार इस नदी की भी घग्गर की तरह 3 अवस्थाएं हैं। इसलिए क्वेश्चन किस तरह से पुटअप हो रहा है, हम फिर तो हमारे तो दिमाग में एक बात रहती है, वो पूछ लेता है जब अच्छी वर्षा होगी तब काकने नदी या काकड़ी नदी कहाँ गिरेगी। हमारे तो एक रट्टी रट्टी बात है, ये लो साहब दौरों में विलीन हो जाएगी या मीठा खाड़ी देंगे। उस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरह, वो क्या पूछ रहा है। वो ये पूछ ले कि अति वर्षा होगी तो काकने नदी, अति वर्षा होने पर काकने नदी कहाँ गिरेगी। अपने तो बस पूछ झील रटा हुआ लो साहब, तो भाई अति वर्षा पूछ रहा है तो आप मीठा खाड़ी की दान है। तो इस तरह से इस भ्रांति को दूर करिए। दोनों नदियों के संबंध में मैंने जो पढ़ा, जो उसमें पाया, ये भ्रांति आपकी दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इनको बेहतर अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये दोनों नदियां इस तरह से 3-3 अवस्थाओं में बहती है और तीनों अवस्था में इनका जो विलीन का स्थान है वो भी भिन्न भिन्न है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते समय, उनको अटेंड करते समय ध्यान से पढ़िएगा। अब हमने आंतरिक जो राजस्थान का जो अपवा तंत्र था, ये जो जैसलमेर में, क्यों ये नदी एक ही जिले में बहती है तो जैसलमेर में इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जब सामान्य वर्षा होती है तो ये कुछ चल के यहाँ विलीन हो जाती है। जब वर्षा होती है तो यहाँ आगे चलते हुए यहाँ तक ये पहुंच जाती है और यहाँ बुज झील का निर्माण करती है। ये किसका? बुज झील में गिरती नहीं है, स्वयं निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। वहां बुज झील नहीं है, जब अच्छी वर्षा होती है तब ये वहां बहकर बुज झील का स्वयं निर्माण करती है। और थोड़ी अधिक वर्षा हो जाती है तो यहाँ मीठा खाड़ी है, उसमें यह पहुंच जाती है मीठा खाड़ी तक, उसका निर्माण भी ये स्वयं से करती है। तो ये था राजस्थान का आंतरिक अपवा तंत्र, जिसका हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन कर चुके नदियों का सब, लेकिन इसमें सब जिलों में नदियां आ गई, लेकिन बीकानेर और चूरू जिले का कहीं नाम नहीं आया। तो बीकानेर व चूरू ये राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है। कई बार प्रश्न पूछा है, कोई नदी नहीं है। इन दोनों जिलों में कोई नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू में। तो इस तरह से हमारा आंतरिक अपवा तंत्र वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब हम अगले चैप्टर में झीलों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में प्रमुख परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से यह हमारा जो चैप्टर है अब क्लियर हुआ।